Assalamu alaikum. This is Malmin Said from BBA Class 8 Finance. This is our first assignment of financial statement analysis submitted to Dr. Khalilur Rahman Wala, and today we are going to discuss about financial ratios. The company I chose for this assignment is Khyber Tobacco Company, which is situated in Mardan. एंड फाइनेंशियल रेशियोज़ हमें बहुत कुछ बताती हैं कंपनी के बारे में। इन्वेस्टर्स के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म करी है। फाइनेंशियल रेशियोज़ में हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ आ जाती हैं, एफिशिएंसी रेशियो आती हैं, लिक्विडिटी रेशियो आ जाती हैं। तो ये रेशियोज़ हमें कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जिस तरह हमारे पास हमने ये ओपन की हुई है एक एनुअल रिपोर्ट खैबर टोबैको कंपनी की 2018 की, जिसके अंदर हमारे पास 2018, 17 और 16 का डाटा है। अब ये जो हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट है, इसके अंदर कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, जिस तरह के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास शेयर कैपिटल और रिजर्व्स वगैरह है। हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं जिसमें करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। फिर हमारे पास एसिड्स हैं जिसमें करंट और नॉन करंट दोनों एसिड्स आ जाते हैं। उसके बाद हमें दूसरी स्टेटमेंट जो चाहिए होती है प्रॉफिट और लॉस, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास रेवेन्यू होता है जिसे हम टर्नओवर भी कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स होती हैं, हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, हमारे पास EBIT होता है जिसे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है जो टैक्स के बाद आता है। उसके बाद एक और स्टेटमेंट हमें चाहिए होती है जो कि हमारे पास होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, जिसमें हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये हमारे पास होते हैं। इसके अलावा हमें जो रेशोज़ के लिए चाहिए होता है वो डाटा, जिस तरह के हमारे पास सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर हमारे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं कंपनी के, या फिर डिफरेंट और चीज़ें आ जाती हैं जैसे नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाते हैं जो इशूड किए हुए हैं। तो ये चीज़ें हमें फाइनेंशियल रेशियोज़ के लिए चाहिए होती हैं। तो फाइनेंशियल रेशियोज़ किस तरह निकालते हैं, मैंने एक पहले भी वीडियो डाली हुई है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के कोर्स के अंदर। तो आज दोबारा हम वही चीज़ करने लगे हैं, रेशियोज़ निकालने लगे हैं। ये देखें, जिस तरह हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसके अंदर हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, और उसके बाद ये हमने 5 साल की निकाली हुई है 2022 से लेके 2017, मतलब 2017 से 2022 तक, और ये हमारे पास परसेंटेजेस आ गई हैं उनकी। तो इनका क्या मतलब है और ये किस तरह निकली हैं वो हम देखते हैं। जिस तरह के हमारे पास ये जो डाटा है ये हमारे पास 2018 का है, खैबर टोबैको कंपनी का 2018 का डाटा है। ये उसकी बैलेंस शीट है, हमने ये बैलेंस शीट यहाँ से कॉपी की है सेम एज इट इज़। उसके बाद हमारे पास ये इसकी इनकम स्टेटमेंट है और ये इसके कैश फ्लोज हैं, और उसके बाद हमने ये फार्मूलाज हैं जो लगते हैं, जिस तरह के रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फंड ROSF जिसे हम कहते हैं, उसका फार्मूला प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस एनी प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, ये कहीं से भी गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे। तो उसके बाद अब हम देखते हैं हमने निकाला किस तरह। ये बेसिकली एक मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि इसको हमने कैसे फाइंड किया हुआ है। टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है, तो ये देखें फार्मूला है हमारे पास रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का, प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर होल्डर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अब हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी कहाँ पे होती है, हमारे पास बैलेंस शीट में होती है। इक्वल टू लगाएंगे, हम जाएंगे बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, ये हमारे पास टोटल इसका किया हुआ डाटा है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास शेयर कैपिटल आते हैं, जनरल रिजर्व्स आते हैं, सरप्लस और रिवैल्यूएशन आ जाती है। इसको हम एंटर करेंगे, ये हमारे पास डाटा एंटर हो गया। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर, ये हमारा प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर, ये आफ्टर टैक्सेशन होता है।
तो हम इसको चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फार्मूला है, ये जो हम फार्मूला देख रहे हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस डिवाइड ऑर्डिनरी शेयर, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या है, ये डिवाइडेड बाय हमारा जो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी है यानी और रिजर्व्स हैं, एंटर करेंगे और इसको परसेंटेज में हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये 14.87% आ गया एज इट इज़। अगर हम 2019 का भी करना चाहें तो हमारे पास जो रहता है ये, और हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर यहाँ से मिलेगा हमें, जो कि ये। अब सेम यही फार्मूला हम यहाँ पेस्ट करेंगे, सॉरी, ये फार्मूला प्रॉफिट फॉर द ईयर है डिवाइडेड बाय दिस, ये देखें इसमें डिफरेंस आ गया 16.33% हमें 2018 में मिल रहा था, 2019 सॉरी यहाँ पर 2017 है और यहाँ पर 2018 है, इसमें थोड़ा चेंज हो गया। तो हमें 2018 में मिला 14.87% और 2017 में मिला 16.33%। तो ये कम होने का क्या मतलब है कि 2017 में हमारे पास ज़्यादा था और 2018 में हमारे पास कम हो गया। इसको हम सेट कर लेते हैं पहले ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो अब हम देखते हैं 2017 में हमारे पास जो रिटर्न ऑन इक्विटी था, मतलब कि शेयर होल्डर्स ने जितना अपना पैसा लगाया था या फिर जो हमारे पास रिजर्व्स है हमने वो लगाए थे, उन सब के ऊपर हमारे पास जो रिटर्न आ रहा था वो कितना था 16.33%। मतलब हमारा रिटर्न ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू 2018 में, कि 2018 के अंदर हमारा शेयर होल्डर का जो रिटर्न है वो कम हो गया। इससे क्या होगा, इससे इन्वेस्टर डीमोटिवेट होगा इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टर कहेगा कि इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को अपने बहुत कम पैसा रिटर्न किया है, इट मीन कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो ये चीज़ें इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी मीनिंगफुल होती हैं। तो अब अगर हम देखें तो इसके अंदर बेसिकली 2% तक का तकरीबन डिफरेंस है। और ये डिफरेंस कहाँ से आया है, हमारे पास हो सकता है कि टोटल शेयर होल्डर इक्विटी हमारे पास कम हो गई हो, या फिर हो सकता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा कम हो गया हो। इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है। हम देख लेते हैं, इसे इक्वल टू करें, कौन सी चीज़ कम हुई है, माइनस दिस। ओके, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई और दूसरी हम इसको कम करके देख लेते हैं तो हमारे पास ये आ गया। सो हमारे पास टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, ये जो हमें वैल्यू बता रही है हमारे पास टोटल शेयर होल्डर इक्विटी जो है वो 2018 में इंक्रीज़ हुई है, मतलब इन्वेस्टर्स ने पैसा ज़्यादा लगाया। और जबकि हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो हमारा डिक्रीज़ हो गया, वो भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है बट उस रेशियो से नहीं हुआ। इसलिए हमारा जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, जबकि हमारा जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो बहुत कम इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। और इस डिफरेंस की वजह से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो डीमोटिवेट होंगे कि हम इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब जिस तरह हमारे पास दूसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का हुआ है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें कहाँ से मिलेगा, ये प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर बिफोर टैक्सेशन, ये हमारा अर्निंग बिफोर है। इसी तरह हम 2017 का भी निकाल लेते हैं, 2017 का भी बिफोर टैक्सेशन हमारे पास ये रहा। उसके बाद हम शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस रिटेन अर्निंग प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ निकालेंगे। इसके लिए हम सिंपली बैलेंस शीट में जाएंगे
बैलेंस शीट में हमारे पास एक शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ये पड़े हैं, प्लस हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लेंगे, ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, एंटर करेंगे, ये ऐड हो गए। एज इट इज़ हम 2017 में भी करेंगे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये हमारे पास आ गया। अब इसका फार्मूला क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का हमारे पास ये फार्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या, जिसे हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कह रहे हैं, वो बेसिकली ये डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस रिटेन अर्निंग प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसको हम डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया। एज इट इज़ हम जब इसको यहाँ पर भी करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया। मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना कैपिटल कंपनी ने एम्प्लॉय किया था, कैपिटल में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास शेयर ओनर्स का पैसा भी होता है, जिसके अंदर हमारे पास जो रिजर्व्स पड़े हैं वो भी होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स हमारी होती हैं, और हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी हमारा एक किस्म का एसिड ही होता है, मगर हम उसे एसिड्स में नहीं लिखते, वो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं बट नॉन करंट है। तो हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स निकालने से पहले, क्योंकि कंपनी ने अगर डेट लिया है तो उस पर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर उसने इक्विटी ली है तो उसके ऊपर उसे जो इनकम हुई है उसके ऊपर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। तो इन दोनों इसके लिए सेपरेट करने से पहले हम क्या करेंगे, ये वैल्यू लेंगे जिसे हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं, या जिसे प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्सेशन कहते हैं, ये ले ली। अब इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब हम देखें तो अर्निंग हमारी इंक्रीज़ हुई है 2018 में, जबकि 2017 में कम थी, और शेयर कैपिटल और रिजर्व्स वगैरह भी हमारे जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं 2018 में, जबकि 2017 में बहुत कम थे। बट क्या हुआ है कि हमारे शेयर कैपिटल एक ज़्यादा अमाउंट से इंक्रीज़ हुए हैं, जबकि हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बहुत कम अमाउंट से इंक्रीज़ हुई है। एज इट इज़ हम ये सारे जो हमारे रेशोज़ हैं इनको हम इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि हमारे पास ये रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का अगर हमने निकाला, हमारे पास रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमारे पास टॉप पे होता है इनकम स्टेटमेंट की, और सेम इधर भी हम रेवेन्यू ले लेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमारा इनकम स्टेटमेंट में ही होता है। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं। ओके, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू। तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ये डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू। ये हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ गया, जो कि 2017 में 27.03% है और 2018 में 21.17% है। तो एज इट इज़ ये जो हमने रेशियोज़ निकाली हैं ये भी सेम है। 2017 में हमारे पास जो रेशियो है, 2018 में 2019, 2020, 2021 और 2022। हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हमारे पास है 2022 में 5.58%, 2021 में बहुत लेस थी 1.98%, 2020 में भी कम थी 1.10%, और 2019 में बिल्कुल नेगेटिव थी, मतलब कि रिटर्न नहीं था आया, और 2018 में 10.33%। इट मीन्स कि 2022 में इस कंपनी ने प्रोग्रेस की है, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे पास हाई हो गया।
उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमारे पास 2022 में देख सकते हैं 26.90% है, और ये 2018 में हाई गया था या 2017 में हाई था, उसके बाद लो होता होता 2% पे आ गया था, जो कि फिर दोबारा 26.99% पे आ गया। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो कि 2018 तक सही चला है, उसके बाद 2019 में ये बिल्कुल नेगेटिव चला गया 60 पॉइंट्स तक, उसके बाद फिर रिकवर होता हुआ ये अब 2022 में 21.62% है। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी है हमारे पास जो कि 2017 में 38.34% था, जबकि 2022 में हमारे पास 32.55% है। इसी तरह हम एफिशिएंसी रेशियोज़ और लिक्विडिटी रेशियोज़ को भी निकाल लेंगे। लिक्विडिटी रेशियोज़ हमें बताती हैं कि हमने कितना डेट लिया है और कितना हमारे पास हमारी ओनर इक्विटी है या फिर शेयर कैपिटल है। तो लिक्विडिटी रेशियोज़ भी हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत मीनिंगफुल होती है, बिकॉज़ ये बता देती है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो किस तरह चल रहा है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट आ जाती है, क्विक रेशो आ जाती है, करंट रेशो आ जाती है, पेएबल टर्नओवर आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास रिसीवेबल टर्नओवर आ जाता है, यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर आ जाता है। इसी तरह हमारे पास कैपिटल मार्केट का जो एनालिसिस है उसके अंदर हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाती है कि एक शेयर अगर 100 रुपये का है तो उसके ऊपर उसने कितना कमाया, या फिर 500 रुपये का, या फिर 600 रुपये का, जितने का भी है उसके एक शेयर के ऊपर कंपनी ने कितना कमा कर दिया है इन्वेस्टर को। मतलब इन्वेस्टर ने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है जो कि उसने एक शेयर उसका ख़रीदा है, उसके ऊपर से कितना रिटर्न मिला है, और ये प्री टैक्स है पहले। उसके बाद आफ्टर टैक्स है हमारे पास 65.62 पर रुपीज़ जो हैं उसने मतलब कमा कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशो है जो कि 2.20 है। तो ये रेशोज़ कम जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी मीनिंगफुल होती है,